हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद आमिर आप सबका स्वागत करता हूं आज के एक स्पेशल सेशन में, जो कि हमारा होगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जिसमें हम कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, जिसमें आप आज कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सीखने वाले हो, बहुत ऐसा कुछ सीखने वाले हो जो कि आपको कल बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये कर लिया तो हमने सब कुछ कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी से हमारा न्यूमेरिकल, हमारे थ्योरी के क्वेश्चंस पूरे पूरे चांसेस हैं जो आज हम करने जा रहे हैं, उनमें से ही हमारा आने वाला है। तो जल्दी से एक बार वन शॉट में देख लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर होता है, सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली मेरे पास चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पे होता है, नेगेटिव चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। प्रोटॉन्स हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बट साइन डिफरेंट होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। ठीक है, अब ये मैंने सी लिखा है, तो कई बार ये मुझसे यूनिट भी एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है। तो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये मुझे पता होना चाहिए। चार्जेस के बारे में पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर्स के बारे में, कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और दे अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाकी इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम सभी चीज़ों को यहाँ पे समझ रहे हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स में मेरे पास एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये मेरे पास सब के सब मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर्स के। इंसुलेटर्स में जैसे कि पेपर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वुड हो सकता है, ये सब मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को समझने के लिए, पूरे चैप्टर को समझने के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर होता क्या है। तो पोटेंशियल वर्ड होता है जैसे कि हम कहते हैं आपका कितना पोटेंशियल है, मतलब कि आपकी कितनी ताकत है, राइट। तो इट इज़ एक्चुअली व्हाट, इट इज़ द वर्क डन। ये एक्चुअली में वर्क डन है, क्या करने के लिए वर्क डन है, इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब ये दैट पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये दैट पॉइंट वो पॉइंट है, यानी कि जैसे अगर मेरे पास ये क्यू चार्ज है, इसके चारों ओर का जो स्पेस है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर एक मैं प्लस क्यू चार्ज या फिर मैं बोलूँ +1 कूलाम का चार्ज यहाँ पे इसके पास लेके आ रहा हूँ, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली इसको मैं शो करता हूँ V से, तो V इज इक्वल टू हो जाता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो V बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे, W/Q। ऐसा यूनिट की बात करते हैं, V हो जाएगा वोल्ट में, वर्क डन हो जाएगा जूल में, और चार्ज हो जाएगा कुलाम में। तो 1 वोल्ट किसके इक्वल आ गया, 1 जूल कुलाम इनवर्स के। यहीं पे हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, जिस डिवाइस का नाम होता है वोल्ट मीटर। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं। वोल्ट मीटर का कनेक्शन, हमारा जो सर्किट होता है उस सर्किट में वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसा होता है, ये हमसे पूछ लिया जाता है। इसका कनेक्शन पैरेलल में होता है। सिंबल की बात भी यहीं कर लेते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर, निगेटिव टर्मिनल इधर। कई बार हमसे इसका रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ना कराए, पोटेंशियल डिफरेंस ही वो मेजर अच्छे से करे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉरी ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें इंपॉर्टेंट है वोल्ट मीटर के रिगार्डिंग। यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि हम वन शॉट पढ़ रहे हैं, तो आप चीज़ें हाथ के हाथ नोट करते रहिएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। नॉट टू फॉरगेट एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर होती है, और लेटर्स में लिखेंगे तो कैपिटल ए होगा। मेजरमेंट की बात करें तो एमीटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा, जिसका सिंबल यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, राइट। ये मेरे पास यहाँ पे एमीटर बन गया है।
एमीटर जो कनेक्शन होता है एमीटर का, वो कनेक्शन होता है सीरीज में, राइट। और एमीटर का रेजिस्टेंस कैसे होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। अब वोल्ट मीटर और एमीटर का जो कनेक्शन है, इसको याद करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे कि ये आई एम स्लीपिंग वेरी पेशेंटली, ठीक है, वेरी पेशेंटली। तो आई का मतलब है करंट, यानी कि मैं एमीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है एमीटर। एस का मतलब हो जाता है यहाँ पे सीरीज, यानी कि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा। वी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, वी का मतलब होगा वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, और लेटर पी का मतलब होगा पैरेलल। तो एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा, और वोल्टेज के लिए यानी वोल्ट मीटर, ठीक है, वो कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो ये हम एक छोटी सी ट्रिक को याद कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, इसके बाद जो हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है सिंबल्स का। हमें सिंबल्स पता होने चाहिए। एमीटर वोल्ट मीटर का सिंबल मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, ये मैंने एक पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा बनाया, छोटा नेगेटिव टर्मिनल बनाया, ये सेल होता है। और अगर इन्हीं को आप कनेक्ट कर देते हो बहुत सारे सेल्स को सीरीज में, तो वही हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाती है, बैटरी। ये सिंबल्स हमारे दो तरीके से आ सकते हैं कल एग्जाम में, या तो आपको सिंबल बना हुआ आएगा और आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसका नाम बताना पड़ेगा, या नाम लिखा हुआ आएगा सिंबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये जो मुझे स्विच दिखाई दे रहा है, ये क्लोज स्विच है, अगर यहाँ पे डॉट नहीं है तो ये ओपन स्विच है। अलग अलग तरीके से हम इसको बना सकते हैं, जैसे कि इस तरह से की बना दी मैंने, एक मैंने इस तरीके से दिखा दी, ये भी मेरे पास की है तो ये ओपन की है। नीचे वाली मेरी कैसी की है, वो नीचे वाली जो है मेरी क्लोज्ड की है। तो ये मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। गैल्वेनोमीटर का सिंबल हमारे एग्जाम में आता है, जी से हम उसको डिनोट करते हैं। एक सिंबल बड़ा फेमस है जो कि एग्जाम में पूछ लेते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं उसमें, ये वाला जो मैंने सिंबल बनाया है, इसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो कि मुझे पता होने चाहिए। सिंबल्स पढ़ने के बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसमें आता है बच्चों ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर I प्रोपोर्शनल V होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और V प्रोपोर्शनल I एंड V इक्वल्स टू IR, V is equals to IR, where R is called as the resistance of a conductor। और इसके बीच का ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्राफ का नेचर कैसा है। ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसके ऊपर आगे आप देखोगे तो क्वेश्चंस भी आएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है। ओम्स लॉ से क्वेश्चन 100% आपका न्यूमेरिकल कल आना ही आना है। ये ओम्स लॉ का हमारा ग्राफ हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिजिकल कंडीशंस के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए सर्किट डायग्राम बनाइए। ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए सर्किट डायग्राम बनाइए। तो देखिए सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमने यहाँ पे कनेक्ट किया एमीटर, एक मैंने ये फिक्स रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया, कंडक्टर बोल दिया इसको। यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो गया वोल्ट मीटर, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दी है कि बैटरी, ये मेरी बैटरी लग गई। ये मेरा यहाँ पे लगा है स्विच, यहाँ पे मैंने लगाया रियोस्टेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो रियोस्टेट को हम ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप रियोस्टेट को इस तरीके से भी बना सकते हो, दोनों ही सही होते हैं, राइट। तो ये मेरा पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम यहाँ पे हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। यहाँ पे जो एमीटर है वो करंट को मेजर करेगा, और जो यहाँ पे वोल्ट मीटर है वो किसको मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा। उन दोनों को हम यहाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। नॉट ओनली दिस क्लास, इससे बड़े सारे क्वेश्चन हैं ग्राफ से। ग्राफ से हमें स्लोप फाइंड करने के लिए आता है। तो अगर मेरे पास स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ है, तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ से मुझे क्या मिल जाता है, रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा आपको, अगर मेरे पास यहाँ पे V है, यहाँ पे I है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो मुझे ये बताना है कि कौन से कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको R1 बोलूँगा, इसको R2 बोलूँगा, तो R1 विल बी ग्रेटर देन R2। लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसे आ जाए, यहाँ I हो, यहाँ V हो, तो काम उल्टा हो जाएगा इस बार। तो इस बार R1 विल बी लेस देन R2। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कई बार हमसे रेजिस्टेंस के टर्म्स में टेम्परेचर को पूछ लेता है, तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2 एंड हियर T1 विल बी लेस देन T2। जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। नॉट ओनली दिस, रेजिस्टेंस और भी दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी से आ जाता है इसमें, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली में था क्या,
A position offered by the conductor to the flow of electric current is called as resistance. तो resistance डिपेंड करता है लेंथ पे, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। दोनों इक्वेशन को 1 और 2 मान लेते हैं, 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो R प्रोपोर्शनल L बाई ए आ जाता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास रो L बाई ए। यहाँ पे जो रो है ये रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी जो कि सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। रजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है। और रजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया चेंज करने से चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा उसके क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। नॉट ओनली दिस, वी हैव सो मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फॉर द सेम, कि जो मेरे एलॉयज होते हैं, ये मेरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, राइट। तो एलॉयज की जो रजिस्टिविटी होती है, एलॉयज हैव हाई रजिस्टिविटी। एलॉयज की रजिस्टिविटी कैसी होती है? हाई होती है। इसी का उनको फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है? मेरे जो हीटिंग एलिमेंट हैं, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीटिंग एलिमेंट जो है वो एलॉय के क्यों बने हुए हैं, तो उनका रीज़न क्या होता है? उनका रीज़न यही होता है कि एलॉयज की रजिस्टिविटी हाई होती है और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कैसा होता है? हाई होता है। तो दो रीज़न याद रखने हैं, एक तो उनकी रजिस्टिविटी हाई होती है, यानी कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है अगर आ जाए आपके पास, एक तो उनकी रजिस्टिविटी हाई होती है तो याद आएगा हाई रजिस्टिविटी, और दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं उसमें, हाई रजिस्टिविटी के अलावा क्या है उनका? हाई मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा है उनका? मेल्टिंग पॉइंट जो है उनका हाई है, ठीक है। ये रजिस्टिविटी के बारे में हमारी चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में समझते हैं। तो मेरे पास दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरीज कनेक्शन को समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, कई बार ना पेपर में डेरिवेशन भी आ जाती है। वैसे तो 10th क्लास में डेरिवेशन नहीं है, बट इनकी डेरिवेशन कई बार आ जाती है। R1, R2, R3 इलेक्ट्रिक करंट मैंने फ्लो कराया I, ठीक है। ये मेरी बैटरी लग गई, मैंने स्विच लगा दिया। तो मेरा सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है, करंट I, वो क्या होता है? करंट I इज सेम। करंट I जब सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, लेट अस अप्लाई ओम्स लॉ, IRS, इसको मैं लिखूंगा IR1, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे IR2, और इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे IR3। I को यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, IRS है ये, I से I कैंसिल हो जाएगा, RS विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। अगर सबका रेजिस्टेंस सेम हो तो फॉर्मूला बन जाता है RS इज इक्वल्स टू NR। अगर यही रजिस्टर्स मेरे पास पैरेलल में कनेक्ट होते तो मैं डेरिवेशन कॉम्बिनेशन की किस तरह से करता? तो ये R1 है, ये R2 है और ये वाला R3 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होगा, I डिफरेंट होगा, तो I जो है मेरा वो अलग अलग जाएगा तीनों में। इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I विल बी इक्वल्स टू, अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ ओम्स लॉ से, तो ये हो जाएगा V बाई RP, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। राइट हैंड साइड से अगेन V को कॉमन निकाल लीजिए, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V से V कैंसिल, 1 बाई RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगेन अगर सबका रेजिस्टेंस सेम हो, R1 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R, राइट। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो मेरे पास फॉर्मूला डायरेक्ट होगा RP इज इक्वल्स टू R बाई N, वेयर N इज द नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, वी विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स अहेड, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे घर पे जो वायरिंग होती है वो कौन सी वायरिंग होती है। तो हमारे घर पे जो वायरिंग है वो पैरेलल वायरिंग होती है। पैरेलल वायरिंग के हमारे पास कुछ फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं? हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि अगर सीरीज़ कनेक्शन में एक बल्ब डिफेक्ट हो जाए तो दूसरे बल्ब भी वर्क करना बंद कर देते हैं, इसीलिए हम कौन सा कनेक्शन यूज़ करते हैं? पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों टॉपिक है वो हमारा पावर का और एनर्जी का होता है, तो उसमें आप फॉर्मूले याद रख के जाएंगे, P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R और P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। अगर एनर्जी निकालनी है तो बस पावर वाले फॉर्मूले की
टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा I² RT और E = V²/R/T। अब यही सब टॉपिक्स पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ज़रा ध्यान से सारे बच्चे क्वेश्चंस को देखेंगे, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चंस नाउ। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा स्पीड भी स्लो कर देंगे, वो वन शॉट है हमारा। VI ग्राफ फॉर ए नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो। मैंने बताया था ओम्स लॉ का ग्राफ होता है, ये मुझे ग्राफ गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ। तो ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, तो वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ, वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस, वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस, ये ऐसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम स्लोप ड्रॉ कर देंगे, ये 0.8 है और इसके करस्पॉन्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 0.2 आएगा। तो मेरे पास स्लोप कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे स्लोप निकलेगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, या y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो मैं ग्राफ में देख पा रहा हूँ 0.8 - 0, x2 में मेरे पास है 0.8 - 0, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2, पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर देंगे और स्लोप आ गया 4, यानी कि रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सर्किट डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम में फिर से वही चीज़ कनेक्ट करेंगे जैसे कि अभी आपको बताया था। एमीटर कनेक्ट हो गया, ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स है, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी पहले लगी हुई थी वैसे ही बैटरी आ जाती है, और ये मेरे पास में रियोस्टेट यहाँ पे लग जाती है और ये रियोस्टेट से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। पीछे भी हम इसको डायग्राम को देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर ये बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ करंट आई थ्रू ए गिवन रजिस्टर ऑफ आर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज गिवन बिलो। हमें वी और आई की वैल्यू गिवन है, हमें ज़रूर ग्राफ बनाना है क्वेश्चन में, तो ग्राफ बना लेते हैं क्लास। ग्राफ के लिए फिर वही लाइन्स को पुट करेंगे, इधर आपका आ जाएगा वाई एक्सिस, इधर आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस। जो भी मुझे वैल्यूज गिवन है हम उनको वैल्यू को लिखेंगे, ये आई हो जाएगा इधर, इधर मेरे पास वी हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक। वी आई की वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। करंट को मैं एम्पियर में ले रहा हूँ। वोल्टेज की मेरे पास में वैल्यू है 0.5, एक हो जाएगी 1.0, एक हो जाएगी 1.5, फिर मेरे पास आ जाएगी यहाँ 2.0 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2.5 एंड सो ऑन, आगे तक बना सकते हैं। जैसे कि मैथ्स में मैं प्लॉटिंग करता हूँ, बिल्कुल ऐसी प्लॉटिंग करनी है। पहला कोऑर्डिनेट है मेरा 0.1, 0.5, दूसरा मेरा कोऑर्डिनेट है 0.2, 1.0, 0.3, 1.5। कुछ नहीं करना, बाद में आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, तो हम इन सबको पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। दिस इज हाउ, अगर आपको करंट और वोल्टेज की वैल्यू दे तो आप इस तरीके से ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर। एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं इनको इग्नोर कर देना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर connected in a circuit and the potential difference developed across its and are shown in the diagram by millimeter and voltmeter readings respectively। सबसे पहला काम ये है कि हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना आना चाहिए, यानी कि इनको पढ़ना आना चाहिए। तो इनको पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ 100 लिखा हुआ है, तो उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 और 10, और 10th वाले पे 200 आ गया। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरे पास यहाँ पे 10 डिविजन्स हैं उसका वैल्यू है 20। तो मेरे पास जो 1 डिवीजन है, 1 डिवीजन का वैल्यू कितना होगा 200/10, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे 20, यानी कि ये लीस्ट काउंट है, इसको लीस्ट काउंट कहते हैं। 1 डिवीजन की वैल्यू को फाइंड करना लीस्ट काउंट कहते हैं, क्योंकि मिली एम्पेयर की फाइंड की है। ऐसे ही वोल्ट मीटर की कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th वाले पे 2 है। तो इस बार क्या होगा, इस बार जो मेरे पास 10 डिविजन्स है उसका वैल्यू है 1, तो 1 डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, 1 डिवीजन का वैल्यू होगा 1/10, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट। अब रीडिंग को पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे रीडिंग पढ़ रहे हैं हम, ये 250 पर है, तो ये रीडिंग कितनी हो जाती है 250 मिली एम्पियर, और ये वाला रीडिंग है 2 के बाद 4 पर है और 1 का वैल्यू 1.4 है, 0.1 है, तो ये हो गई 2.4 वोल्ट। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाती हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो V बराबर 2.4 वोल्ट है और इलेक्ट्रिक करंट कितना है 250 मिली एम्पियर। मुझे इसको एम्पियर में चेंज करना है, 250 × 10⁻³ एम्पियर, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.250 एम्पियर।
ये मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। लेट अस अप्लाई द ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। V का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2.4 और इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0.250। इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू है वो वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली कमिंग आउट टू बी 9.6 ओम। ठीक है, इस तरीके से हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्लीज इग्नोर द नंबर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेटमेंट देना है, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। ठीक है, ऑल्सो शो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। बोर्ड 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में ओम्स लॉ को लिखना है, तो लिख देते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डायरेक्टली देखो शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, V प्रोपोर्शनल I और V इज इक्वल्स टू आई आर। ये मेरा ओम्स लॉ बन गया। मुझे यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाना है। देखो मैं तो बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी आपको थ्योरी अगर अच्छे से याद है तो आप कंप्लीट डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये एमीटर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया वोल्ट मीटर और फिर से वही यहाँ पे मेरे पास लग गई है बैटरी, मेरे पास यहाँ पे लग गया एक स्विच, ये मैंने यहाँ पे लगाई रियोस्टेट। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको इस तरीके से, ये रियोस्टेट हो जाती है। ये निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, एमीटर का पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, कंडक्टर। करंट की डायरेक्शन, करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होगा। ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन भी हो गई। इस तरीके से हमें कंप्लीट सर्किट डायग्राम सुंदर सुंदर सा बनाना है। आगे चलते हैं क्लास। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें पावर का भी कैलकुलेशन करना होगा, रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे 20 ओम गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है मुझे कंडक्टर का 4 ओम। दे आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी से वो कनेक्ट है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बहुत आसानी से हम पहचान पा रहे हैं कि ये कनेक्शन सीरीज़ कनेक्शन है। ये 4 ओम का है और ये 20 ओम का है। तो जब ये सीरीज़ कनेक्शन है तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया 4 + 20 और ये हो जाता है मेरे पास 24 ओम, 24 ओम। ठीक है, बॉक्स में बंद जरूर करेंगे। बी पार्ट कह रहा है करंट थ्रू द सर्किट। करंट के लिए ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। V गिवन है 6, ये हो गया 24, 6 1 = 6, 6 4 = 24। यूनिट लिखना नहीं भूलना। I इज इक्वल्स टू 1/4 एम्पियर। सी पार्ट पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक है, और कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 6 से कम ही आएगी क्योंकि 6 ही इनका फादर है, यानी कि 6 ही यहाँ पे बैटरी है। तो चलते हैं क्लास। इलेक्ट्रिक लैंप में ओम्स लॉ लगा देते हैं। यहाँ पे VL मतलब लैंप के लिए रेजिस्टेंस ऑफ लैंप। करंट 1/4 है, लैंप का रेजिस्टेंस 20 है, 4 5 = 20, आंसर आ गया 5 वोल्ट। मैंने बताया था ना 6 से कम आएगा। अब मेरा जो टोटल वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस लैंप, वो 6 के इक्वल है। VR मुझे फाइंड करना है नेक्स्ट पार्ट में। VL मेरे पास 5 है, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर विल बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट। दोनों को ऐड करके देखो आप, 5 + 1 कितना आ गया 6, और 6 ही मेरा टोटल वोल्टेज है। तो ये वेरिफिकेशन हो जाता है कि हमारा आंसर भी ठीक आया है। डी पार्ट में मुझे पावर कैलकुलेट करनी है लैंप की। तो लैंप की पावर कितनी होगी, I² RL। आई कितना है यहाँ पे 1/4, तो 1/16। रेजिस्टेंस ऑफ लैंप इज 20, तो 4 5 = 20 और 4 4 = 16, 5/4 वाट। ये मेरे पास पावर आ जाएगी यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नंबर को तो इग्नोर ही करना है वरना आप सोचोगे इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए क्या। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दैट फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर इन द सर्किट गिवन बिलो। मुझे यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग निकालनी है। अब निकालना तो आसान है। एमीटर की रीडिंग का मतलब है मुझे टोटल करंट निकालनी है। एमीटर रीडिंग का मतलब है आई नीड टू फाइंड आउट टोटल करंट। अब करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए। कनेक्शन पहचान रहे हैं तो पैरेलल है, 2 + 3 + 3 + 4। हम शुरू में ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, R1 + R2 + R3 + R4, क्योंकि मैं टोटल करंट कैलकुलेट करूँगा। तो 3 + 2 5 + 3 8, 8 + 4 12। ये 12 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना गिवन है 6 वोल्ट। V इज इक्वल्स टू क्या होगा IR, ये 6 है, I मुझे फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस 12 है, तो ये हो जाएगा 6/12, 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो 1/2 एम्पियर हो गया, 0.5 एम्पियर भी मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको
इसको मैं बाहर ले आता हूँ। तो मेरे पास ये एमीटर का रीडिंग आ गया। एमीटर का रीडिंग कितना आ गया? 0.5 एम्पियर। वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं इसके अक्रॉस। तो कर लीजिए, V इज इक्वल्स टू अगेन ओम्स लॉ, IR1, I है यहाँ पे 1/2, R1 है 2, 2 से 2 कैंसिल, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो आ गया 1 वोल्ट। दैट इज़ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग, क्योंकि इसी के ऊपर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। नॉलेज के लिए फिर से समझ लीजिए, ये एमीटर का कनेक्शन कौन सा है यहाँ पर? ये एमीटर का कनेक्शन सीरीज़ है, और ये वाला वोल्ट मीटर जो यहाँ पर लगा हुआ है ये कनेक्शन कौन सा है बच्चों? पैरेलल है। 2012 में पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कुछ सिखा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादातर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट। एक बल्ब की रेटिंग 200 वोल्ट है, 40 वाट का है। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? इसका रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको जब पावर गिवन है 40 वाट और आपको वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट, तो मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे R इज इक्वल्स टू आ जाएगा V²/P, और V का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 200 है, मल्टीप्लाई बाई 200, पावर का वैल्यू है 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, और ये हो जाएगा 1000 ओम। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं 5 सच बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 5 आवर्स। ऐसे 5 बल्ब 5 घंटे के लिए चल रहे हैं, ठीक है? ऐसे 5 बल्ब 5 घंटे के लिए चल रहे हैं, तो टोटल पावर कितनी हो जाती है जब मेरे पास ऐसे 5 बल्ब हैं? तो दैट इज़ 5 × 40, तो दैट इज इक्वल्स टू 200, ठीक है? 200 वाट मेरे पास टोटल पावर होनी चाहिए, या फिर हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं 5 घंटे के लिए ऐसे 5 बल्ब चल रहे हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है वो निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे। किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे इक्वेशन में। तो 5 बल्ब ऐसे लगे हुए हैं, राइट? तो मैंने अभी जैसे बताया था 200 वाट हमारी टोटल पावर इसमें हो जाएगी, क्योंकि 5 बल्ब लगे हुए हैं। तो एक बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 1000 है, तो 5 बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल? 5 × 1000, दैट विल बी इक्वल्स टू 5000 ओम, राइट? तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है यहाँ से। पावर मैंने आपको बताई दी अभी, जैसे होती है हमारी 200 वाट, राइट? इसको किलोवाट में कर लेते हैं, तो वो हो जाएगी 0.200 किलोवाट। तो पावर इज इक्वल्स, सॉरी, एनर्जी को निकालना है ना यहाँ से। एनर्जी विल बी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, तो 0.20 मल्टीप्लाई बाई टाइम, 5 घंटे के लिए चल रहे हैं वो, ठीक है? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो KWH में हमारा आंसर आ जाएगा इसका 0.200 × 5, तो ये मेरे पास आ गया 1 किलोवाट, ठीक है? 1 किलोवाट आ गया यहाँ पर, 1 किलोवाट आर एनर्जी कंज्यूम हो गया। कॉस्ट जो है वो 5.10 है, तो इतने ही पैसे आ जाएंगे, ₹5.10 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताइए, और इसका बी पार्ट है 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट 200 वोल्ट एंड अदर 60 वाट 200 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई। ये इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक है? यू कैन फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अच्छा, इसमें पिछले वाला जो हमने क्वेश्चन किया है, इसमें एक बार एक चीज़ हम चेक करते हैं कि ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही 5 बल्ब जो हैं 5 घंटे के लिए चल रहे हैं, ठीक है? देखो मुझे थोड़ा सा लग रहा है इसका आंसर में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक बार इसको हम लास्ट में एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन है 2 लैम्प्स, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखना है, तो हमें इसमें देख लेते हैं क्लास। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेसिकली होता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो I²RT के इक्वल होती है, प्रोपोर्शनल टू, लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम टेकिंग। अब 2 लैम्प का रेटिंग गिवन है मुझे, एक P1 गिवन है मुझे यहाँ पे 100 वाट, और P2 मुझे यहाँ पे गिवन है 60 वाट, और वोल्टेज 220 गिवन है, इसका भी वोल्टेज मुझे 220 गिवन है। अब मुझे कह रहे हैं करंट निकालनी है 2 बल्ब से, और अगर सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो ये मेरे जो बल्ब हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये 100 वाट का है, ये 220 वोल्ट सप्लाई है, ये 60 वाट का है, इसका 220 वोल्ट का रेटिंग है, और सप्लाई भी 220 का ही हमने इसको दिया है, ठीक है?
तो ये है, हमें कह रहा है टोटल करंट निकालो, ठीक है। ऑल राइट, तो P इज इक्वल्स टू होता है VI, तो P1 VI1, P1 कितना है 100, V कितना है 220, I1 0 से 0 कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल्स टू I1। ऐसे ही I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। I2 कितना होगा, हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 220, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, या फिर इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको हम लिख लेते हैं 6/22 राइट एम्पियर। सॉल्व कर सकते हैं, टोटल करंट हो जाएगी यहाँ पे I1 प्लस I2। I1 कितना है 10/22, I2 कितना है 6/22, 22 इसका एलसीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा 16/22, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 8/11 एम्पियर। That will be total current drawn by the two bulbs from the main supply. Let's have a look on the other question. Study the circuit shown in which three identical bulbs B1, B2, B3 are connected in parallel with a battery of 4.5 volt and answer the following questions. हमें ये आंसर देना है क्वेश्चंस के। ये हमारे तीन बल्ब लगे हुए हैं और तीनों के तीनों बल्ब जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं, B1, B2, B3। अब ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है what will happen to the glow of other two bulbs if bulb B3 gets fused। तो देखो ये है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन, राइट। मतलब यहाँ से हमें समझ में आएगा कि पैरेलल कनेक्शन का क्या एडवांटेज होता है। अगर B3 फ्यूज़ हो जाए तो दूसरे बल्ब पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अगर B3 फ्यूज़ हो जाएगा तो दूसरे बल्ब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अदर बल्ब्स विल वर्क एज यूजुअल, जैसे वो काम कर रहे थे वैसे ही वो काम करते रहेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इफ़ द वोल्टेज ऑफ ईच बल्ब इज़ 1.5 वाट, अगर हर बल्ब का वोल्टेज 1.5 वाट है, वही P2 के इक्वल है, वही P3 के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 1.5 वाट, हाउ मच रीडिंग विल द एमीटर ए शो व्हेन ऑल द थ्री बल्ब्स ग्लो साइमल्टेनियसली। तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा, राइट, यानी कि टोटल करंट मुझे बतानी है। ओके, सबका वोल्टेज जो है वो 4.5 है क्योंकि कनेक्शन पैरेलल है। इसका वोल्टेज भी 4.5 है, इसका भी 4.5 है, इसका भी 4.5 है। तो ये कह रहा है एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा। अगेन जैसे मैंने पहले फाइंड किया था, एक का करंट फाइंड कर लो, बाकी सब वो सबका सेम ही करंट होगा और उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं I1 मान रहा हूँ तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है VI, I इज इक्वल्स टू P1 अपॉन V। तो P1 है 1.5, ये है 4.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। यही मेरा I2 है 1/3 एम्पियर, यही वैल्यू मेरे I3 की है 1/3 एम्पियर। टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये सब के सब सेम है तो 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, तो रीडिंग कितना आ जाएगा एमीटर का 1 एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल्स टू IR, V है यहाँ पे 4.5, I है 1, रेजिस्टेंस आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सर्किट का 4.5 ओम। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ 88 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी 10 एम्पियर करंट ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो ये कह रहे हैं अगर पावर 88 वॉट है और अगर करंट 10 एम्पियर की है और अगर वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट का है, तो मैं इनको पैरेलल में कैसे लगाऊं। तो जब मेरे बल्ब पैरेलल में लगेंगे तो टोटल पावर का फॉर्मूला हो जाएगा NP एक तरीके से, ठीक है। टोटल पावर हमारी n टाइम्स के इक्वल हो जाएगी, राइट। अभी यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, पावर गिवन है 88, I गिवन है, V गिवन है, P को ब्रेक करके ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर तो हमें अवॉइड करना है ही। तो क्वेश्चन है टू कंडक्टर्स A and B of resistances 5 ohm and 10 ohm respectively are first joined in parallel and then in series. In each case the voltage applied is 20 volt, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम बनाना है, तो सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये कह रहे हैं पहले दो कंडक्टर है A और B, दे आर फर्स्ट जॉइन इन पैरेलल एंड इन सीरीज। ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कंडक्टर्स इन ईच केस। पहले इनको हम सीरीज में लगाते हैं, ये 5 ओम का है, ये वाला 10 ओम का है। 5 ओम 10 ओम बैटरी से लग गया, ये कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी। ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन। ऐसे ही पैरेलल कनेक्शन, ये 5 ओम फिर नीचे 10 ओम, 5 ओम 10 ओम, ये मेरा पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। बैटरी से लगा देते हैं इनको।
20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है एज पर द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इन विच कॉम्बिनेशन विल दी वोल्टेज एक्रोस द कंडक्टर ए एंड बी विल बी द सेम। तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि इस वाले कनेक्शन में। इन विच अरेंजमेंट विल द करंट थ्रो ए एंड बी बी सेम। तो ये अगर मेरा ए है ये बी है तो करंट सेम किस में होती है, करंट सेम सीरीज कनेक्शन में होती है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ईच अरेंजमेंट। सीरीज वाले में 5 + 10 15 ओम, पैरेलल वाले में आप सॉल्व कर सकते हैं 5 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 5। आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 + R2, और ये वाला सीरीज के लिए था RS = R1 + R2। तो 10 5 = 50 और 10 + 5 15, ये आ जाएगा आपका आंसर। पॉइंट्स में आप अपने आप लिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस बल्ब की जो रेटिंग है वो कितना है, 200 वोल्ट है, और 200 वोल्ट है और 100 वाट है उसका रेटिंग। तो रेटिंग आ गया हमारा यहाँ पे 200 वोल्ट 100 वाट। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो P = कितना गिवन है मुझे, 100 वोल्ट, और वोल्टेज गिवन है यहाँ पे 200 वोल्ट। मुझे रेजिस्टेंस पूछा है, तो P बराबर होता है V²/R। पावर कितना है 100, V का वैल्यू कितना है 200 × 200 रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 200 × 200 डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 400 ओम। फिर बी पार्ट है क्वेश्चन का। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 3 सच बल्ब्स इफ दे ग्लो कंटिन्यूसली फॉर 10 आवर्स फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो एक बल्ब हम एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका V²/R × T भी लगा सकते हो, तो V²/R × T, ये मैंने लगा लिया। अब मुझे ऑलरेडी मालूम है कि V²/R का वैल्यू तो मुझे पता ही है, पावर तो मुझे गिवन ही है 100 है, और मेरे पास कितने बल्ब्स हैं, मेरे पास 3 बल्ब्स हैं। तो 100 × टाइम, टाइम कितना 5, राइट। तो ये मेरे पास आ गया 300 × 5, तो ये आ गया 1500 वाट आर। किलोवाट में करना है इसको, किलोवाट में। अब आपको पता है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ठीक है। यानी कि मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोवाट आर में। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1.5 किलोवाट आर। ठीक है, ये एनर्जी कंज्यूम हो गई। लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम 5 ले लिया, टाइम 5 नहीं लेना था, टाइम लेना था यहाँ पे 10। तो दोबारा कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे हुई ना मिस्टेक, टाइम को 10 लेना था, ये हो गया 10, तो ये हो गया 3000 वाट आर, और ये हो जाएगा 3 किलोवाट आर, 3 किलोवाट आर हो गई एनर्जी। अब ये कह रहे हैं कॉस्ट है, कॉस्ट पर kWh जो गिवन है वो मुझे 6.5 रुपये गिवन है। तो कॉस्ट कितनी आएगी, तो 1 kWh का 6.5 है, 3 का आएगा 3 × 6.50, तो 19.5 रुपये कुछ आना चाहिए, है ना। 6.50 × 3, हाँ वही आया, ₹19.5। इस तरह से हमारा बिल आ जाता है। नवंबर मंथ का आएगा अगर 10 घंटे डेली चलेंगे, 3 बल्ब ऐसे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाता है हमारा। क्वेश्चन ये है कि एक गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, एक गिवन लेंथ है वायर की, वो क्या हो गई, डबल हो गई, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन। बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज। एक वायर है, उसकी लेंथ को डबल कर दिया, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल, उसकी जो नई लेंथ है वो पुरानी लेंथ का डबल कर दिया। जब आपने लेंथ को डबल किया है तो उसका एरिया हाफ हुआ है। ये तो केस 1 में, तो पहली बार किया। सेकंड केस में भी आपने ऐसा ही कुछ कर दिया, इस प्रोसेस को दोबारा कर दिया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, एक बार फिर किया इस प्रोसेस को, यानी कि अब जो आपकी लेंथ है आपने उसको पहले 12 थी, अब 4L कर दी, और आपका जो नया एरिया आएगा अब वो पुराने वाले का भी पुराना, तो ये हो जाएगा ना A/4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं रेजिस्टेंस कितने फैक्टर से चेंज होगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस कितना आया, इस केस में रेजिस्टेंस आया ρL'/A', तो ये हो गया ρ2L/A/2, तो रेजिस्टेंस हो गया 4R पुराना, डबल करने के बाद रिपीट करी थी प्रोसेस, तो R" होगा ρ4L/A/4, तो ये हो जाएगा ऊपर 16, तो ये हो गया, ठीक है, 16 टाइम्स हो जाएगा।
इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही था। टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे, मतलब T1 T2 गिवन है, हमें बताना है रेजिस्टेंस कौन से टेम्परेचर पे हाई होगा। तो स्लोप फाइंड करना है इसका। तो स्लोप निकला, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है, ऑलरेडी देखकर ही पता चल जाता है इस क्वेश्चन में, तो R1 ये R2, तो यहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन R2 बिकॉज T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं थ्रू विच ऑफ दी टू वायर्स इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो मोर इजीली। इलेक्ट्रिक करंट इजीली कहाँ फ्लो होगा? थिक वायर और थिन वायर। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वायर अगर थिक है यानी कि एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो करंट जो इजीली फ्लो होगा वो कौन से वायर से होगा? वो वायर से होगा थिक वायर से, तो वायर थिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइक्रोम वायर है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है? L है, रेडियस R है और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, रेजिस्टेंस 10 ओम। तो मुझे क्वेश्चन में R गिवन है 10 ओम। क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ वुड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज ओनली लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। ये कह रहे हैं सिर्फ लेंथ को डबल कर दो, तो लेंथ को डबल कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास नया रेजिस्टेंस आएगा, रो तो रो ही रहेगा, लेंथ 12 हो गई, एरिया इन्होंने चेंज नहीं किया, कह रहे हैं लेंथ को डबल कर दो, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हो गया पुराने वाले का, तो पुराना कितना है 10, तो नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? नया रेजिस्टेंस 20 ओम आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, मतलब अगर डायमीटर को डबल कर दिया तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का हाफ होता है, ठीक है। रेडियस का क्या होता है? डायमीटर हाफ होता है। तो मेरे पास जो एरिया है वो क्या है? पाई आर स्क्वायर है। अब अगर मैं रेडियस निकालूँ डायमीटर के टर्म्स में तो वो हो जाएगी 2d स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं डायमीटर को डबल कर दो, तो डायमीटर को डबल करने से एरिया कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2d का स्क्वायर 4 पाई 4d स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 पाई डी स्क्वायर, 16 पाई डी स्क्वायर हो गया ये, यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, राइट। तो मेरा एरिया जो है 4 टाइम इंक्रीज हो गया, तो नया मेरे पास जो एरिया है, ये नया एरिया वो 4 टाइम्स है पुराने वाले के, तो नया रेजिस्टेंस होगा रो L अपॉन 4A, तो 1/4 ऑफ 10, ठीक है, तो 2.5 ओम हो जाएगा ये। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, जिसको हम इस सिंबल से लिखते हैं। Then the next question is match the correct range of resistivity with the materials given। तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी लो होती है, ठीक है, तो लो वाले के लिए ये रेंज आ रही है, तो कंडक्टर्स की मैचिंग यहाँ से हो जाती है। इंसुलेटर्स की हाई होती है और एलॉयज का जो बचा है वही हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है शायद ही हमारा, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में काफ़ी सारे पार्ट्स पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि consider the following electrical circuit diagram in which 9 identical resistors of 3 ohm each are connected as shown. If the reading of the ammeter A1 is 1 ampere, answer the following questions. What is the relationship between A1 and A3 reading? तो A1 और A3 की रीडिंग में क्या रिलेशनशिप है ये हमें बताना है। तो A1 ये है और A3 ये है, दोनों ही एमीटर हैं, दोनों की रीडिंग सेम होगी, तो यहाँ पे रीडिंग सेम है इनकी। रीडिंग ऑफ एमीटर A1 इक्वल होगी किसके? रीडिंग ऑफ एमीटर A3, दोनों की रीडिंग सेम होगी। रीज़न क्या है? बिकॉज एमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन सीरीज करंट इज सेम, ये लिख सकते हैं हम इसमें, इन सीरीज करंट इज सेम। बी पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A2 एंड A3। A2 और A3 की रीडिंग में क्या रिलेशनशिप है? तो बेटा यहाँ पे करंट आई फिर यहाँ पे आई आ गई, यहाँ पे 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है करंट, 1 एम्पियर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही, तो यहाँ 1/4 1/4 1/4, तो और इसमें है 1, A3 में है 1 एम्पियर, बाकी सब में 1/4 1/4 करंट गई है। इसका मतलब है कि
जो रीडिंग है मीटर 2 की, रीडिंग ऑफ A2 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ रीडिंग ऑफ A3, बस और कुछ नहीं लिखना। रीडिंग बतानी वोल्टमीटर V1 की, V1 की रीडिंग कितनी होगी। तो V1 की रीडिंग फाइंड करने के लिए यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, 3/2 होगा यानी कि 1.5 ओम। करंट कितना एम्पियर का है, 1 एम्पियर का, ठीक है। चलिए तो निकल जाएगा बस, V1 इज इक्वल्स टू आई आर पी, आई कितना 1 और ये 1.5, तो आंसर आ गया 1.5 वोल्ट। फिर लास्ट पार्ट है जिसको हम चॉइस में कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका 1.5 है, इसका 1 ओम है और ये 4 लगे हुए हैं, इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 3/4, सब के सब सीरीज में है। 1.5 + 1 + 3/4, इसको हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम ध्यान से समझेंगे, दोबारा से आप वीडियो को देखेंगे और ये क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वन शॉट में एक बार फिर से रिव्यू करके समझा दूंगा। अभी के लिए आप और बाकी क्वेश्चंस पे ज़रा ध्यान दे लीजिए, थ्योरी पार्ट पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, कैसे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसमें ज़्यादातर ओम्स लॉ के ही न्यूमेरिकल्स हैं और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स हैं। So that's all for this electricity. I will be just uploading after some time the next video on light, human eye and magnetic effects of electric current in one shot only. So that's all from my side. Don't forget to subscribe my channel because I'm working newly on this channel and I will be uploading many new things from new session onwards. So don't forget to subscribe it, don't forget to like this and please share it with your friends and colleagues because tomorrow is exam, किसी का भलाई हो जाएगा आपके थ्रू, so that would also be good for you. Thank you so much, have a nice day ahead. Smile like this the way you are smiling right now. Have a nice day ahead. Take care, bye bye class, see you.